Jai Hind to all of you. My name is Atul Dhiman and welcome to this Abhipedia platform powered by Abhimanyu IAS। और आज जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है इन द ऑफिसर सिलेक्शन सीरीज फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं एज वी ऑल नो दैट देर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए हम लोग टारगेट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को अभी इनिशियली। और मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 6 चैप्टर्स हैं जो हमारे को कंसिडर करने हैं। अच्छा, इन 6 के 6 चैप्टर्स के अंदर हम लोग इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड कर लेंगे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बजट ऑल्सो। इस चैप्टर में गवर्नमेंट बजट भी आ जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जितने इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर। और साथ ही साथ ये 6 चैप्टर्स है, तो 6 चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 लेक्चर्स जो है वो बनने वाले हैं इन दी अपकमिंग डेज़ के अंदर। ठीक है, और ये प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी आपके हिसाब से अनयूजुअल सी होगी बिकॉज हमारा जो स्टूडियो है बिकॉज ऑफ दैट कोविड सर्कमस्टांसेस उसकी वजह से 1-2 दिन के लिए वो बंद है। तो दैट इज़ वाई हमने जो कमिटमेंट किया है कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग द लेक्चर्स दैट वी आर इंश्योरिंग कि ये हो ही हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं करेंगे या उसमें रुकावट आ गई तो अल्टीमेट जो टारगेट होता है टू रीच दिस सीक्रेट प्लेस टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी वो कहीं ना कहीं हमारी डिले होती जाएगी। और अगर ये डिले हो गई अपॉर्चुनिटी तो ये वाली और भी डिले हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई तो हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। वी आर गोइंग टू मेक श्योर। ठीक है, चलिए अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की जो बात करती है इकोनॉमी के बारे में एज अ होल। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द थिंग्स रिगार्डिंग, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो गई। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट जब भी बात करेंगे तो एज अ इकॉनमी एज अ नेशन की बात होगी तब। ठीक है, हम ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो नेशन की बात होगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये सारे एस्पेक्ट जब भी हम लोग बात करते हैं तो वो सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमर्जेंस कैसे हुआ वो हम लोग आगे अब पढ़ते हैं। बट उससे पहले हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन कौन से इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए इकोनॉमिक एजेंट्स जो होते हैं वो या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन वाले भी हो सकते हैं जो अपना डिसीजन इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। इंडिविजुअल में हमारे पास आते हैं कंज्यूमर्स। कौन आते हैं? कंज्यूमर्स आते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि यार कितना हमें कितना और मतलब कैसा मतलब व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम। ठीक है, व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम कंसिडर टू बी एन इकोनॉमिक डिसीजन जो कंज्यूमर लेता है। ठीक है, कितना कंज्यूम करना है। ओके, अब दूसरा आता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर भी इकोनॉमिक डिसीजन लेता है बट वो डिसीजन लेता है अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड। वो डिसीजन लेता है अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड। दैट मीन्स वो डिसाइड करता है कि व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये इकोनॉमिक डिसीजन प्रोड्यूसर्स का होता है। उसके बाद आता है और भी एंटिटीज़ होती हैं जिसमें हमारी सरकार आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है। गवर्नमेंट भी तो एक इकोनॉमिक एजेंट हो है ही है। कॉरपोरेशंस जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गई, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स हो गई, कॉरपोरेशंस हो गई, बैंक्स हो गए, जो अलग अलग इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और वो डिसीजंस क्या होते हैं? जैसे गवर्नमेंट तो यही लेगी कि कितना हम लोग स्पेंड करें। ठीक है, और बैंक्स लेंगे कि किस इंटरेस्ट रेट पे हम लोग आगे जाके अपना लोन प्रोवाइड करें लोगों को, और कितना टैक्स लिया जाए। ये भी एक इकोनॉमिक डिसीजन होता है जो गवर्नमेंट या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं टाइम टू टाइम लेते रहते हैं। तो इकोनॉमिक डिसीजंस आपको समझ आ गया, कंज्यूमर लेता है, प्रोड्यूसर लेता है, और अलग एंटिटीज़ लेती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एडम स्मिथ सर के बारे में। तो एडम स्मिथ सर जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है इन द सेंस दैट ही इज़ कॉल्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ही इज़ कॉल्ड एज फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, क्योंकि इन्होंने सजेस्ट किया था कि यार देखो हर मार्केट में ना, हर मार्केट में अगर बायर और सेलर, मतलब मार्केट में तो बायर और सेलर ही होगा, ये दोनों अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से ना डिसीजन लेते रहे।
ठीक है, कि इनका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से अगर ये मार्केट में डिसीजन लेते रहे, तो जो इकोनॉमिस्ट है, जैसे ये खुद अपने आप को, ये खुद उस कैटेगरी में आते हैं, तो हमारे को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कंट्री का जो वेल्थ है, वेलफेयर है, उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो मनी इनफ्लो आउटफ्लो होती रहेगी, ठीक है, साइकिल में चलता रहेगा, ये साइकिल ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली जो कंट्री है उसकी वेल्थ और वेलफेयर बनता रहेगा, तो उसमें हमारे को कुछ ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट होता क्या है, बट ये जो थॉट होता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ये धीरे धीरे गलत सिद्ध होना शुरू हो जाता है, मतलब कि हमारे जो एडम स्मिथ सर हैं, उनका ये जो विचार था, ये कहीं ना कहीं गलत होता है प्रूफ। अब ये प्रूफ कैसे गलत होता है, हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कि जो एडम स्मिथ सर हैं, इनका बेसिकली इनकी जो इनको बोला जाता है ना, जैसे फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इनको बोला जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इस फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स को बेसिकली बोला जाता था पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसको क्या बोला जाता था, पॉलिटिकल इकोनॉमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इनकी किताबें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एंड जो दूसरी बुक है, दैट इज़ द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, दैट इज़ द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। तो इन्हीं किताबों के अंदर उन्होंने इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली अपने विचारों को सामने रखा कि यार सी, मार्केट में अगर कंज्यूमर और बायर, अपने कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फ्लो जो मनी का होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाएगा, और वो एक सर्कल, एक साइकिल बनता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे विचार इन्होंने इन दो किताबों के अंदर रखे थे। कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। अब इन्हीं की कैटेगरी के एक और इकोनॉमिस्ट थे, फिजियोक्रेट कहाँ के थे, और के थे, और ये भी एक पॉलिटिकल, एक प्रोमिनेंट थिंकर थे ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी बिफोर स्मिथ। तो स्मिथ से पहले जो थे वो फिजियोक्रेट थे, जो इन्होंने इनको भी एक इसी कैटेगरी के उसके अंदर कैलकुलेट किया जाता है, और साथ ही साथ ये स्मिथ से पहले थे, ठीक है। अब अल्टीमेटली ये सारे थॉट प्रोसेसेस हमने पढ़ लिए, लेकिन अल्टीमेटली इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे शुरू होता है, तो अल्टीमेटली इसका इमरजेंस शुरू होता है हमारे केन्स, जो हमारे जॉन मेनार्ड केन्स सर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी किताबों के अंदर इस कॉन्सेप्ट्स को जनरेट किया, एम्फसाइज किया, कि देखो, देखिए, इनकी जो किताब का नाम था, दैट वाज द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है, EIM, जनरल थ्योरी ऑफ EIM, दैट इज एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इन 1936। तो इसी की किताब के अंदर जो है, उन्होंने जो भी पहले की विचारधारा चल रही थी, जिसको हम लोग क्लासिकल ट्रेडिशन कहते थे, कि देखो, व्हाट द क्लासिकल ट्रेडिशन यूज टू से, दे यूज टू से कि जितने भी हमारे काम करने वाले भाई लोग हैं, लेबरर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली अपनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनको, उनको क्या मिलने वाली है, फुल एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट भी किया जाता था कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जो दे ऑल आर वर्किंग टू देयर फुल कैपेसिटी, मतलब कि लेबरर्स को जो काम करने के लिए रेडी हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, और जो भी काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग विद द फुल कैपेसिटी, जो कि आइडियल सिचुएशन है। ये थॉट था, ये सिचुएशन थी उस स्कूल ऑफ थॉट की, जिसको हम लोग क्लासिकल ट्रेडिशन कहते थे। तो ये जो क्लासिकल ट्रेडिशन है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया कहीं ना कहीं जॉन मेनार्ड केन्स की बुक के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ओके। सो इसके अकॉर्डिंग क्या है, लेट्स टॉक अबाउट कि ये सारा जो थॉट प्रोसेस था, ये कैसे जनरेट हुआ, कि जॉन मेनार्ड केन्स के थ्रू। इनका जो बर्थ था 1883 में हुआ, ओके। उसके बाद इनकी जो किताब थी, दैट इज़ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस, 1919। और एक और किताब थी जिसको हम लोग ने पहले भी पढ़ लिया है, जनरल थ्योरी ऑफ EIM। इसको बोला जाता है, इन किताबों को बोला जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वर्क था जॉन मेनार्ड केन्स का, क्लियर हो गया। अब ही वॉज ऑल्सो अ श्रूड
फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर। फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर। अब देखिए फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर का मतलब क्या होता है। स्पेक्यूलेटर का तो मतलब ये होता है कि स्पेक्यूलेट करना, कि यार फॉरेन करेंसी जो है इस मार्केट में इस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी की वैल्यू ऊपर उठ जाएगी, तो वो स्पेक्यूलेटर क्या करेगा, उस फॉरेन करेंसी को अपने पास रख लेगा। ठीक है, और जो फॉरेन करेंसी की मार्केट गिर रही है उस फॉरेन करेंसी को बेच देगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ही चल रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ही चल रहा है। पर इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि इसमें अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, और वही कहते हैं ना, जहाँ पे रिस्क होता है वहीं पे मतलब प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर थे ये जब अपने टाइम पे देवर ही वॉज द फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर, बट ही वॉज श्रूड फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर। श्रूड का मतलब होता है कि बहुत ही मतलब ना सिचुएशन को बहुत एक्यूरेटली जज कर लेना, उसको हम लोग कहते हैं श्रूड फॉरेन श्रूड, और उसको अपने लिए यूज़ कर लेना उस सिचुएशन को। ठीक है, तो श्रूड फॉरेन करेंसी स्पेक्यूलेटर की कैटेगरी के अंदर जॉन मेनार्ड केन्स भी आते थे। क्लियर हो गया कि नहीं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कि किस तरीके से इन्होंने अपनी बातें जो है अपनी किताब में रखी, तो क्या देख के रखी। लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट। अब देखिए ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में। ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले तो यूएस में सबसे सब कुछ सब ठीक चल रहा था, और यूएस की इकॉनमी जो थी उसके ऊपर बहुत सारी इकॉनमीज, ब्रिटिश की इकॉनमी, यूरोप की इकॉनमी डिपेंडेंट थी, और यूएस को समझा जा रहा था कि ये जो है बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है। लेकिन हुआ क्या, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929 में, और उसके ही साथ साथ कई उसी के टाइम पीरियड में आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, सारी की सारी कंट्रीज़ का गिरना शुरू हो गया। किसका, यूरोप का, नॉर्थ अमेरिका का। क्यों गिरना शुरू हो गया, क्योंकि वो सारे डिपेंडेंट थे यूएस की इकोनॉमी पे, और यूएस का जब आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लेवल गिरा तो उनका भी गिरना शुरू हो गया। और इस चीज़ से पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा इफ़ेक्ट। ठीक है, अब होता क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है बंद होना शुरू हो गई, और जब फैक्ट्रीज़ बंद होंगी तो वर्कर्स को बाहर निकाल दिया जाएगा जॉब में। और ये फिगर है कि यूएसए में 1929 से लेके 1933 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 3% से लेके 25% तक बढ़ गया था। तो 3 से लेके 25% विद इन दीज 4 ईयर्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। समझ आ गया। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। ठीक है, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल एज परसेंट ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल एज परसेंट ऑफ लेबर फोर्स है उसका कितना प्रतिशत है विच इज़ अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है, सो ये हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है इंडिया में मेजर करने का तरीका। अब देखिए लेबर फोर्स में कौन कौन से लोग होते हैं। लेबर फोर्स में इंक्लूड होते हैं वो लोग हु आर ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड और आर एक्टिवली लुकिंग फॉर वन। मतलब द पॉइंट इज कि लेबर फोर्स हमने समझ ली कि लेबर फोर्स का वो हिस्सा जो अनएम्प्लॉयड पीपल है उससे हमें रेट पता चल जाएगा। बट लेबर फोर्स कैसे पता चलेगी। लेबर फोर्स वो लोग होते हैं जो या तो एम्प्लॉयड होंगे या अनएम्प्लॉयड भी होंगे, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में वो लोग होने चाहिए जो कि एक्चुअली में लुकिंग फॉर अ जॉब कर रहे हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर अ जॉब कर रहे हैं। अब देखिए अनएम्प्लॉयड तो एक बच्चा भी हो सकता है, ठीक है, उसके पास भी नौकरी नहीं है, लेकिन वो जॉब तो नहीं देख रहे ना। तो सिंपल सी बात है, हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब बट हैव नॉट गॉट द एम्प्लॉयमेंट, उसको भी हम लोग लेबर फोर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गया। और ये एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है जो कि सिमिलर ही है। मैं बता देता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मे बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो काम नहीं कर रहे एंड लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, जो काम नहीं कर रहे और बट जॉब की तलाश में तो बिल्कुल है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो काम कर रहे हैं या लुकिंग फॉर अ जॉब है। तो ये डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इट इज़ कम्प्लीटली सिमिलर, दिस वन इज़ बिट सिंपलर। और ये थोड़ा सा एनसीईआरटी लैंग्वेज है तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है आप देख सकते हैं ये हाल था ग्रेट डिप्रेशन में यूएस के लोगों का। फैमिली मैन है, 44 ईयर्स ऑफ एज है इनकी। दे वांटेड अ डिसेंट जॉब। अब डिसेंट जॉब इनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से दे वांटेड अ डिसेंट जॉब, राइट।
अब ओवर द सेम पीरियड एग्रीगेट आउटपुट इन द यूएसए फेल बाय 33%। ये तो हमने पढ़ लिया कि आउटपुट भी गिरा, उसके बाद प्रोडक्शन भी गिरी। अल्टीमेटली 33% का इतना डिक्लाइन हो गया। और इस वजह से इसी चीज़ ने इकोनॉमिस्ट को मजबूर कर दिया कि भैया अब तो ना इकोनॉमी को हमें एक नए तरीके से समझना पड़ेगा। और केन्स की जो किताब थी वो इसी डायरेक्शन में एक बहुत ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। ठीक है। बाकी उनके जो पहले क्लासिकल ट्रेडिशन वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने तो बोल दिया था कि यार अपने हिसाब से सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर दी थी और अपने हिसाब से चल जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इंटरफेयर करने की या कुछ भी है। बट उन्होंने केन्स ने क्या किया, इकोनॉमी को इंटायरली बात की, इकोनॉमी को इंटायरली उन्होंने समझा और देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है इकोनॉमी के वो किस तरीके से आपस में इंटरडिपेंडेंट है, वो किस तरीके से आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और जब इंटरडिपेंडेंस का उनको रिलेशनशिप समझ आ गया, देन द मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट जनरेटेड देन द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जनरेटेड। क्लियर। अब देखिए द कैपिटलिस्ट कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। देखिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज में जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो मेनली कौन कैरी करता है, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस करते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर करता है। ठीक है। अब देखिए अ टिपिकल कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज हैज़ वन और सेवरल इंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। एक भी हो सकता है या बहुत सारे भी हो सकते हैं। इंटरप्रेन्योर्स होते कौन है, इंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं मेजर डिसीजंस के ऊपर, उस प्रोडक्शन एक्टिविटी के ऊपर जो भी वो एंटरप्राइज कर रहा है। ठीक है। और जो भी रिस्क होता है उसका बहुत मेजर चंक जो है वो ये एंटरप्रेन्योर्स जो है या इंटरप्रेन्योर्स जो हैं ये बियर करते हैं। अंडरस्टूड। ये कई बार अपना पैसा जो भी पैसा होता है जो फर्म को सेटअप करने के लिए चाहिए, वो फर्म को सेटअप करने के लिए ये अपना पैसा भी लगा देते हैं, दे कैपिटल नीडेड टू रन द इंटरप्राइज, या फिर ये कैपिटल को बोरो भी कर लेते हैं। ठीक है। अब टू कैरी आउट प्रोडक्शन, इनको प्रोडक्शन को कैरी आउट करने के लिए उनको नेचुरल रिसोर्सेज की भी तो ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर टिम्बर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज क्या चाहिए, हमें वुड चाहिए। ठीक है। हमें जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं वो उनकी कैटेगरी के वुड चाहिए हमारे को, वो नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाएगा। ठीक है। तो यही नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक तो रॉ मटेरियल का काम करते हैं और दूसरा जो होते हैं वो एक तरीके से पार्ट फिक्स्ड का भी काम करते हैं। पार्ट फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, जैसे लैंड है तो लैंड भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड भी तो नेचुरल रिसोर्सेज है ही है ना। सो दिस इज द पॉइंट। अब देखिए एंड दे नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज द ह्यूमन लेबर टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। एंड ये जो ह्यूमन लेबर होती है जो प्रोडक्शन करती है इसको हम लोग लेबर रेफर करते हैं। अंडरस्टूड। तो कैपिटलिस्ट कंट्री में वी हैव कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, उसमें एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो रिस्क बियर करते हैं, कंट्रोल करते हैं मेजर डिसीजंस के ऊपर, और कैपिटल अपनी भी लगाते हैं, बोरो भी करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रॉ मटेरियल में भी यूज़ किए जाते हैं और फिक्स्ड भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे लैंड हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लेबर जो अल्टीमेटली प्रोडक्शन एक्टिविटी को शुरू करते हैं। क्लियर हो गया। ओके। नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आफ्टर प्रोड्यूसिंग आउटपुट विद द हेल्प ऑफ थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए प्रोडक्शन कब होगी, जब ये जो तीन फैक्टर्स होंगे प्रोडक्शंस के, जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो ये जो तीन चीज़ें हैं जब मिल जाएंगी तब प्रोडक्शन टेक प्लेस होगी। तो एंटरप्रेन्योर इस प्रोडक्शन को क्या करेगा, इस प्रोडक्शन को मार्केट में बेच देगा, इस प्रोडक्शन को क्या करेगा, मार्केट में बेच देगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो भी पैसा प्रोड्यूसर या एंटरप्रेन्योर कमाएगा उसको उसको क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, रेवेन्यू कहा जाएगा। अब ये जो रेवेन्यू है ये रेवेन्यू अपना एंटरप्रेन्योर अपनी जेब में नहीं डालेगा, पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी रेंट है उसको देना पड़ेगा, जो भी उसने सर्विसेज ली हैं, लैंड उसने जो किया होगा रेंट पे, तो वो रेंट उसको देना पड़ेगा। उसके बाद उसे कैपिटल जो भी उसने लोन वोन दिया है अब उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो वो जो इंटरेस्ट है वो भी उसको उस रेवेन्यू से ही निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा लेबर।
तो लेबर को भी तो पैसे देने पड़ेंगे, तो लेबर को वो जो पैसे देगा उसको हम लोग कहते हैं वेजेस। तो रेवेन्यू जो है उसमें से रेंट उसका चले जाएगा, उसमें से उसका इंटरेस्ट चले जाएगा, उसमें से उसका वेजेस चले जाएगा, और बाकी जितना भी पैसा बचेगा उसको वो कहेगा दिस इज़ माई अर्निंग, दिस इज़ माई अर्निंग एंड आई कैन कॉल इट एज माई प्रॉफिट ऑल्सो। ठीक है, इट इज़ प्रॉफिट ऑल्सो। अब जो एंटरप्रेन्योर है या प्रोड्यूसर है थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाला होगा, ठीक है, तो फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाला होगा तो वो बंदा क्या करेगा, वो सिंपली कुछ ना कुछ बाय खरीद कर लेगा। मतलब कोई नई मशीनरी बाय कर लेगा या नया फैक्ट्री प्लांट लगा लेगा, तो अपनी प्रोडक्शन को वो एक्सपैंड करेगा। ठीक है, अगर वो इस तरीके का एक्सपेंडिचर करता है, क्योंकि देखो प्रॉफिट से ही वो पैसा निकालेगा और कुछ और खर्च किसी और चीज़ को सेटअप करने के लिए वो खर्च रहा है ताकि उसका बिजनेस या प्रोडक्शन एक्सपैंड हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग एक्सपेंडिचर कहते हैं। किसके ऊपर लगते हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इस ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्लियर हो गया। नाउ इन शॉर्ट अगर बोल दें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ इकोनॉमी जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, प्राइवेट ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन जो होती है वो इसीलिए की जाती है ताकि वो जो प्रोड्यूस है, वो जो आउटपुट है उसको हम लोग सेल कर पाएँ, कहाँ पे, मार्केट के अंदर। ठीक है, एंड देयर इज़ अ सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज ऑल्सो एट अ प्राइस जिसे हम लोग कहते हैं वेज रेट। तो जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, प्रोडक्शन किस लिए हो रही है, आउटपुट को बेसिकली बेचने के लिए, कहाँ पे, मार्केट में। और जहाँ पे लेबर सर्विसेज की खरीद और बिक्री हो रही है, सेल एंड परचेज हो रहा है, किस रेट पे, वेज रेट पे। ठीक है, उसके बाद जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस किताब में बोला गया है प्रोडक्शन यूनिट्स आर कॉल्ड दी फर्म्स, व्हाट वी कॉल इट, फर्म्स। डन, ओके। नाउ इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में ही, जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यूएस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, तो प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर तो होता ही होता है। यूएस में थोड़ा सा ज़्यादा प्राइवेट कैपिटलिस्ट है, इंडिया में थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, क्योंकि इंडिया जो है स्टार्टिंग से ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट कैपिटलिस्ट तभी करेगा ना इन्वेस्टमेंट जब उसको दिखेगा कुछ प्रॉफिट। तो इंडिया में बेसिकली वो सिचुएशंस नहीं थी जहाँ पे प्राइवेट कैपिटलिस्ट जो है वो पैसा लगाए। ठीक है, यूएस पे प्राइवेट कैपिटलिस्ट बहुत सारा है। ठीक है, तो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है कि प्राइवेट कैपिटलिस्ट सेक्टर तो होता ही होता है, बट देयर इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट मीन्स गवर्नमेंट का भागीदारी, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, द रोल ऑफ स्टेट इंक्लूड्स लॉज बनाना, उनको इन्फोर्स करना, इम्प्लीमेंट करना, और आगे डिलीवर करना जस्टिस। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे इंडिया में ही आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट खुद जो है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी को अपने हाथ में रख लेती है। क्यों रख लेती है, उसको लगता है कि यार ये चीज़ जो है, ये सेक्टर बहुत ही सेंसिटिव है, लेट्स टेक द होल हिस्सेदारी ऑफ दिस सेक्टर। या फिर कोल इंडिया लिमिटेड है, ओएनजीसी है, और भी बहुत सारी मिनी रत्ना, महारत्ना कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन टेक प्लेस होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे टैक्सेस लेना, स्पेंडिंग मनी ऑन द बिल्डिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स रन करना, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अब इन इकोनॉमिक फंक्शंस को जो स्टेट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री में आगे जाके हम लोग डिस्क्राइब भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, और ये जो जितने भी एक्टिविटीज़ होती है गवर्नमेंट की, इसको यहाँ पे हम लोग स्टेट का दर्जा देते हैं। मतलब वी कॉल इट स्टेट इन्वेस्टमेंट, वी कॉल इट स्टेट प्रोडक्शन, वी कॉल इट स्टेट कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसके बारे में कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा अब देखो हमने देख लिया फॉर्म्स देख ली,
फर्म्स मतलब जो भी प्राइवेट कैपिटलिस्ट हैं उनकी एंटरप्राइजेस हैं। हमने गवर्नमेंट भी देख लिया, जैसे हमने स्टेट भी कहा, स्टेट का भी प्रोडक्शन होता है। देर इज़ अनदर मेजर सेक्टर इन द इकोनॉमी, ठीक है। और वो जो मेजर सेक्टर है उसको हम लोग कहते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। उसको क्या कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है? एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल भी हो सकता है जो अपने डिसीजंस लेता है कंजम्पशन से रिलेटेड, कि क्या मैं कंज्यूम करूँगा, कितना मैं कंज्यूम करूँगा। और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी होते हैं जो एक कलेक्टिव डिसीजंस लेते हैं अपने कंजम्पशन का, ठीक है। अब देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर करता क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर ऑल्सो सेव एंड पे टैक्सेस। इट ऑल्सो सेव्स एंड पे टैक्सेस, करेक्ट। देखिए, और हाउ डू दे गेट मनी? सिंपल सी बात है, वी मस्ट रिमेंबर कि हाउस होल्ड जो है उसमें लोग होते हैं, और लोग क्या करते हैं? काम करते हैं फॉर्म्स में, और फॉर्म्स में काम करेंगे तो दे विल डेफिनेटली गोइंग टू गेट सम इन रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। और उसी वेजेस का कुछ हिस्सा सेव कर देते हैं, कुछ हिस्सा टैक्स दे देते हैं, कुछ हिस्सा कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, दे आर द वंस who work in the government departments also and earn salaries. they are the owner of the firms भी हो सकते हैं and earn profits, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में रखनी है अबाउट दी जो हमारे मेजर सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ठीक है। अब indeed the market in which firms sell their products could not have been functioning without the demand coming from the household, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, हाउस होल्ड डिमांड ही नहीं करेगा तो कहाँ से फिर मार्केट में प्रोडक्शन की डिमांड होगी, ठीक है, कि और आउटपुट चाहिए और हमें खरीदना है, ठीक है। तो यही जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ये अर्निंग एज अ रेंट भी करता है। कई बार हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, उनके पास अपनी ज़मीनें हैं, अपनी जायदाद है, अपना हाउसेस हैं, वो लीज़ पे दे देते हैं। तो लीज़ पे देने के बाद उनको रिटर्न में रेंट मिलता है, या फिर वो कई बार अपना पैसा किसी को उधार दे देते हैं तो उनको क्या मिल जाता है? इंटरेस्ट मिल जाता है। सो दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो वो इनकम फिर आगे जाके मार्केट के अंदर आएगी, ओके। नाउ मेजर प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक इकॉनमी की बात करें तो हमने बात कर ली, हमने प्राइवेट कैपिटलिस्ट की बात कर ली, गवर्नमेंट की बात कर ली, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दी दिस पार्ट। किसके बारे में? हाउस होल्ड के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। पर कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, जब भी हम लोग कंट्रीज़ के लेवल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, कंट्रीज़ एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर भी इन्वॉल्व होती है, एंगेज होती है। तो ये जो एक्सटर्नल सेक्टर होता है इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन आर स्टडी, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर, ये जो चौथा पिलर है या चौथा मेजर डोमेस्टिक प्लेयर, मेजर प्लेयर है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी इज़ द एक्सटर्नल सेक्टर। अब ट्रेड विद द एक्सटर्नल सेक्टर दो तरीके का होता है। एक तो होता है भैया एक एक्सपोर्ट, दूसरा होता है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या चलता है? एक्सपोर्ट में बेसिकली होता यह है कि ऑब्वियसली वी ऑल नो कि एक्सपोर्ट होता क्या है, कि डोमेस्टिक कंट्री के गुड्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, बाहर की कंट्री वो गुड्स को बाय कर रही है और आपको पैसा दे रही है, ठीक है, आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं, वो आगे एक्सपोर्ट। तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि इंडिया जो है यूएस के साथ, इंडिया क्या यूएस के साथ क्या कैसा उसका सिस्टम है, कि वो यूएस से ज़्यादा पैसा लेता है या यूएस को ज़्यादा पैसा देता है, ठीक है। जैसे चाइना में तो हमें पता है कि ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया चाइना का जो है ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंडिया के फेवर में नहीं है। बट इंडिया और यूएस की बात करें तो आप बताइएगा कि इज़ इट ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं, तो इंपोर्ट में याद रखिए, इंपोर्ट में जब आप कहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, आप कहीं से बाहर से मंगा रहे हैं, दैट कंसिडर टू बी इंपोर्ट, अंडरस्टूड। अब ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, इसमें भी क्या रहता है, इसके अलावा भी देखिए, इंपोर्ट से तो पैसा जाता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट से पैसा आता है। बट ये पैसा सॉरी, पैसा आना और जाने का एक और तरीका होता है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वी टॉक अबाउट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वी टॉक अबाउट फॉरेन
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ये इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल कंट्री में आती है, तो वो फॉरेन रिजर्व्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो वो भी तो एक तरीके से मनी सर्कुलेशन हो रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो वो भी हम लोग कंसिडर करते हैं इन्हीं एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। एक्सटर्नल सेक्टर में हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा एक्सपोर्ट के बारे में, वी टॉक्ड अबाउट इम्पोर्ट एंड वी टॉक्ड अबाउट द कैपिटल, जिसमें एफ डी आई, एफ आई आई, एफ पी आई की कैटेगरीज आती हैं। अंडरस्टूड हो गया। तो ये बेसिकली एफ डी आई, एफ आई आई, एफ पी आई, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एंड क्योंकि अभी जो है ये लेक्चर्स जो हैं जिसके हिसाब से एन के हिसाब से दिस इज़ व्हाट इसमें चीज़ें दे रखी हैं। क्लियर हो गया। सो इसके बाद वील बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। वील बी टॉकिंग अबाउट किस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं हम लोग नेशनल इकोनॉमी को मेजर करने के, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। मैक्सिमम आधा घंटा इसमें लग गया। एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू PDF ऑल्सो इन द टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो इन टेलीग्राम चैनल। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है दैट इज़ अभिपीडिया डिफेंस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस जो हैं मैं लेकर आ रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन से ऊपर टॉपिक्स हैं, 10 से 15 टॉपिक्स हैं जो आपको अभी शुरू कर देने हैं विद इन 1-2 दिन के अंदर। गिव 10-20-30 मिनट्स टू इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो, ताकि आपके इंग्लिश ग्रामर के ऊपर भी पकड़ होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो आई विल बी ब्रिंगिंग दिस इंग्लिश ग्रामर टॉपिक्स, ठीक है। आई विल बी ब्रिंगिंग द मैथ्स एंड रीजनिंग टॉपिक्स ऑल्सो, ताकि आप मैथ्स एंड रीजनिंग, मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी वीडियो बना के दी है जिसमें मैंने बोला है कि मैथ्स एंड रीजनिंग आपने डेली प्रैक्टिस करना है, तो वो मैथ्स एंड रीजनिंग के अकॉर्डिंग टू PYQs, मतलब 5 साल 7 साल के PYQs के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ वेरी सून, विद इन दिस, आज ही या कल के अंदर आ जाएगी वीडियोज़। और साथ ही साथ इस महीने के या पिछले महीने के जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको बता दूंगा। ये 10 से 12 टॉपिक्स हैं, उसके बारे में रिलेवेंट कंटेंट कैसे करना है तैयार, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2-3 वीडियोस हैं जो मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूँ विद इन 1-2-3 डेज़ के अंदर, ठीक है। और सॉरी फॉर एनीथिंग बिकॉज टुडे इट इज़ लाइक ये जुगाड़ू काम है, बट जो अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे को अपना काम कंप्लीट करना है irrespective of whatever the circumstances are, and this is what we are supposed to do and we are made for doing these things, ठीक है। so I hope you like this video। and एक चीज़ और भी आपने काम करना है दैट आप कमेंट में लिख दिया कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, तो आई एम जस्ट अभी तो मेरा शुरुआत कर दिया है मैंने, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आधे घंटे में कंप्लीट हो गया। एंड यही चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर इसके अलावा क्वेश्चन आएगा भी दैट मीन्स दैट इज़ नॉट डूएबल क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही चीज़ें NCERT है, PYQs है, कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग कवर करेंगे। और इकोनॉमिक्स शुरू हो चुका है। इसके अलावा अगर कोई और टॉपिक्स होंगे जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। एंड आई एम ऑल सेट टू गो विद दिस होल वीडियोज़। और चलिए, चलो ठीक है फिर, जय हिंद, थैंक यू।